आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस पर आज हम लोग देखेंगे कि जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में कौन कौन सा न्यूज़ आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस के लिए उपयोगी है। और साथ ही देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। यह हमारा 241वां क्लास है। लगातार हम क्लास ले रहे हैं, चीज़ों को आप लोगों के सामने सर्व कर रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को 599 का पैकेज है जो 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ है, वैधता के साथ है। इसमें डेली आपको क्या किया जाएगा, डेली 1 क्वेश्चन दिया जाता है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, और वीकली टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मेंस के कराए जाते हैं। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो की पॉइंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है वो ऐप पर अवेलेबल रहता है, तो आप वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इस पैकेज का लाभ ले सकते हैं और उससे अपना नोट्स बनाएं ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समय निर्धारित चीज़ों को कवर कर सकें। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, इसको ठीक कर लेना है, 10 अप्रैल कर लेना, बाकी चीज़ें सही हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में क्या हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जहरीली शराब से लोग मरते हैं तो राज्य क्यों ना करे विनियमन। अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस कराया था कि एक संवैधानिक बेंच बैठी हुई है। किस प्रकार से संवैधानिक बेंच बैठी हुई है कि जो औद्योगिक शराब के नियंत्रण में केंद्र सरकार का जो अधिकार है उसको राज्यों को शिफ्ट करने के लिए, जिसमें यूपी और कुछ राज्यों ने क्या किया था, न्यायालय में संवैधानिक पीठ की बातें लेकर गई थे। उसी में बातें चल रही हैं, उस पर परिचर्चा हो रहा है। तो इस न्यूज़ को आप लोग को बेहतर तरीके से कवर करना है। यह केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करेगा। तो इस हुए वार्ता को हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। उसी के बाद सड़कों के निर्माण में पहली बार खर्च 3 लाख करोड़ रुपया। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा, इसे हम पीटी फैक्ट के तौर पर भी देखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड को जलवायु के मामले में दोषी ठहराया, तो मामला क्या है उसे हम देखेंगे। किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे सभी के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करे हुए हैं उसके संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। उसी के अगले न्यूज़ को हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित हुई इसरो के चंद्रयान 3 टीम। तो आप लोगों को पता है चंद्रयान टीम ने कैसे बेहतर, हमारे इसरो टीम ने कैसे चंद्रयान 3 को बेहतर तरीके से लॉन्च किया, उसे स्थापित किया। तो उसके लिए अमेरिकी पुरस्कार दी गई है। तो पीटी फैक्ट देखेंगे। फिर देखेंगे आयरलैंड के पीएम बने 37 वर्षीय साइमन हैरिस। तो आप सोच के देखिए, हम 37 वर्षों में क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी देश का पीएम बन रहा है 37 वर्ष में, तो उसकी उपलब्धियों को देखेंगे, उससे कुछ मोटिवेशन की बात सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देश में यूनिकॉर्न की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 हुई है। किसी संस्था का रिपोर्ट आया, उस संदर्भ में हम देखेंगे न्यूज़ में कि यह क्या मामला है, इससे संबंधित क्या हम पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं हमारे जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है उसके लिए। आज के संपादकीय में हम देखेंगे कि समाधान का मांग करता है जल संकट। देखिए, जल संकट महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसका समाधान की मांग लगातार हो रही है। यह लेख किनका संपादकीय लिखा हुआ, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय जी, उनका लिखा हुआ लेख है। तो आज ज़रूर आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट एक देखिएगा, सौर कचरे में बढ़ती मुश्किलें। जो सौर कचरे कहने का मतलब, हम लोग जो सौर ऊर्जा के लिए पैनल बना रहे हैं, पैनल का जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैनल का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उसको कचरे के तौर पर हम बेहतर तरीके से निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सौर कचरे के तौर पर देखने को मिल रहा है। ये सौर कचरे को आप अंतरिक्ष वाला मत समझिएगा। अंतरिक्ष में भी कचरा होता तो उसे सौर कचरा ही बोला जाता है। तो वो अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो अलग अलग मुद्दे से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो या तो टेलीग्राम चैनल पर जाके युक्ति इस टाइप कीजिएगा तो हमें पाइएगा, या इसे गूगल स्कैनर से स्कैन करके इसका स्कैनर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे स्कैन कर या तो जाकर लिंक दिए रहते हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी जगह आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर। चलिए बात करेंगे, टॉपिक पर आएंगे। देखिए,
हाल ही में औद्योगिक अल्कोहल के मामले को लेकर कुछ राज्यों के द्वारा पूर्व के जो संवैधानिक बेंच 7 जजों का बेंच जो बना था, जजों का जो बेंच बना था उसको प्रश्न चिन्ह किया गया और 9 सदस्यीय क्या किया गया, 9 सदस्यीय संवैधानिक बेंच को क्या किया गया, बेंच में इसे चैलेंज किया गया और इस पर चर्चा परिचर्चा हो रही थी। क्या मामला क्या है यह समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 तरीके से मामला समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या केंद्र सरकार को किसी मामले में कितनी शक्ति होनी चाहिए, यह इस मुद्दे से प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, अगर हम जन कल्याण की बात कर रहे हैं, जन कल्याण या जन उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं जिसमें राज्यों की भूमिका प्राथमिक है, तो क्या राज्य के अधिकार क्या होंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस मामले से देखने को मिलेगा। यही दो मुद्दे पर आपको यह आने वाले फैसलों पर आपको असर होता हुआ दिखेगा आप सभी लोगों को। तो मामला देखिए क्या है कि जहरीली शराब को होने वाले मौतों से खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संवैधानिक पीठ ने औद्योगिक अल्कोहल के मामले में दौरान इस मुद्दे पर जिक्र आया। सुप्रीम कोर्ट ने के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि हम सभी जहरीली शराब के त्रासदी से अवगत है और इस संबंध में राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। तो इसको लेकर जो चिंता है तो फिर राज्यों को इसके विनियमन की शक्ति क्यों नहीं देनी चाहिए, यह सरकारी पक्ष से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया। अगर वे दुरुपयोग कर रोकने के लिए विनियमन कर सकते हैं तो फिर कोई शुल्क क्यों नहीं लगा सकते, अर्थात अगर राज्य के क्षेत्राधिकार में कुछ उत्पादन हो रहा है उस पर विनियमन करने का अधिकार उसे क्यों नहीं होना चाहिए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर विनियमन करने का शक्ति प्राप्त है तो शुल्क क्यों नहीं लगा सकता है, यह दूसरा प्रश्न है। इस मामले से समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 जजों के संवैधानिक पीठ जो औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन, विनियमन और आपूर्ति जो विनियमन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की समीक्षा जो पहले 1997 के 7 जजों के द्वारा किया गया और उसमें केंद्र की शक्तियों को वाजिब माना गया था, उसी को लेकर औद्योगिक अल्कोहल, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यह औद्योगिक अल्कोहल को बात हो रही है, ठीक है ना। हम जो नागरिक अल्कोहल जो नागरिक कंज्यूम करता है उस नागरिक अल्कोहल की बात नहीं हो रही है, यह उद्योगों में यूज़ की जानी अल्कोहल जिससे हम अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इसको लेकर बात हो रही है। तो इसी को लेकर चुनौती आपको पेश किया गया। जो भी इसमें आपको फैसले आएंगे, फैसला जो भी आएगा अभी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। इससे देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, परिवर्तन होगा। जैसे संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा वो थोड़ा सा क्या होगा, बंटवारा जो होगा वो क्या होगा, प्रश्न चिन्ह होगा। केंद्र को कितनी शक्ति होनी चाहिए किसी मामले में, इसको भी इसको प्रश्नगत किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य का दायित्व और क्या हो सकता है, राज्य का दायित्व ध्यान रखिएगा, राज्य और भी दायित्व क्या निश्चित कर सकती है, इससे मुद्दे आपको जुड़े होंगे जो सीधे तौर पर मेंस के टॉपिक हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो टॉपिक होगा आप लोग को यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से, ध्यान रखिएगा यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ मामला रहेगा। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो यह आपको यह ध्यान रखिएगा करेंट के मुद्दे से होगा, अर्थात करेंट IR का जो टॉपिक है पेपर 1 का सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो है भाग 2, उससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। यूपीपीसीएस का मॉडल भी आप लोग देख सकते हैं, किससे आपको टॉपिक अपने सिलेबस के अनुसार मिला लेना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, सड़क निर्माण में पहली बार खर्च हुआ 3 लाख करोड़। हालांकि देखिए अंतरिम जो संशोधित बजट अनुमान था उसमें सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे। चुनावी साल इस पर पूरा ध्यान रखा गया। तीव्र बुनियादी ढांचे विकास पर एजेंडा पूरा करने कोई कसर न रह पाए, ऐसी बात हुई है। वित्तीय वर्ष में संशोधित बजट अनुमान जो आया था उसमें 99.93% धनराशि खर्च की गई, जो इसमें आपको एक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है। देखिए बात यहाँ यह रही है ना, राशि कितनी खर्च करी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी प्रकार की अवसंरचना निर्माण करते हैं उससे लाभ क्या होता है, निर्माण करने से लाभ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। अवसंरचना निर्माण करने से रोजगार सृजित होता है, तो रोजगार सृजित होगा तो क्या होगा, लोगों के पास आय आएगा, और आय आएगा तो मैं क्या आप लोग को एक सर्किल बता रखा है, जैसे ही आय आएगा तो मार्केट में क्या होगा, वो पैसा
इनपुट होगा तो आउटपुट के तौर पर उत्पादन बढ़ेगा, है ना। निवेश होगा, निवेश के बाद क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के बाद आय सृजित होगी, पुनः देश को आय सृजित होगी और यह इकोनॉमी चलेगा। इसके बढ़ने से, रोजगार बढ़ने से यह होगा। दूसरा, अवसंरचना निर्माण से निवेश बढ़ेगा। निवेश कहने का मतलब किस प्रकार का निवेश, बाहरी निवेश अर्थात विदेशी एफडीआई निवेश बढ़ेगा। तो यह भी मार्केट को क्या करेगा, बाद में मार्केट को सर्किल देगा, याद है सर्किल देगा, जो ये सर्किल मैंने आप लोग को बता रखा पहले भी। जैसे ही मार्केट में पैसे आएंगे उससे क्या होता है, इकोनॉमी रन करती है, निवेश से आएगा। इसके बाद कि हम क्या करेंगे, सेवा आपूर्ति कर पाएंगे, सेवा की आपूर्ति कर पाएंगे तो सेवा की आपूर्ति कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, सेवाओं का मांग बढ़ेगा। जैसे आप अगर किसी प्रकार का रोड बना रहे हैं तो उस पर बहुत सी सेवाएं दी जाएगी ना, रेस्टोरेंट होगा या तो इस प्रकार से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और भी सर्विस दिए जा सकते हैं। तो सेवाओं का मांग क्रिएट होगा, उस तरह सेवाएं आपूर्ति की जाएगी तो फिर सेवा से रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार यहाँ निर्माण होगा। और यह फिर क्या करेगा, रोजगार जैसे ही आएगा तो ये 3 सर्किल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोगों को। तो देखिए हर जगह से फिर उसके बाद क्या होगा, हम कोर सेक्टर हमारा जो है वो क्या होगा, बूस्ट होगा। कोर सेक्टर हमारा जो 8 कोर सेक्टर है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कोर सेक्टर में कौन कौन शामिल होते हैं, उसके भारांश क्या है, क्वेश्चन में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ों को है ना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जितना बोला जा रहा उतना ही करते चलिए, आप लोग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपसे कभी भी अवसंरचना निर्माण का टॉपिक पूछा जाए, हम अवसंरचना निर्माण करते इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाते, उससे लाभ क्या होता है, इस डायग्राम को आप बताइएगा। इससे बेस्ट उत्तर आपका कोई बच्चा नहीं लिख पाएगा। जो बच्चे आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं आप इसको चेक कीजिएगा, किसी बच्चे से आपके अपने सहपाठी से पूछिएगा अवसंरचना निर्माण अगर हम करते हैं तो उससे लाभ क्या होगा। उसके पास 1, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक से ज़्यादा उसके पास तथ्य होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तत्व उस एंगल से वो सोचा ही नहीं है। तो आप इसे जाके देखिएगा। जैसे ही अवसंरचना निर्माण बढ़ाते हैं हमारे पास इतने डायग्राम खुल जाते हैं, इसके अतिरिक्त बहुत से और भी डायग्राम खुलेंगे, पर इतना कम से कम आपके पास वो डायग्राम होना चाहिए जिसके आधार पर बेहतर उत्तर कर सके। तो जब वो कोर सेक्टर में निवेश होगा, कोर सेक्टर कहने का मतलब 8 कोर सेक्टर हमारे हैं, महत्वपूर्ण 8 कोर सेक्टर है। तो अवसंरचना निर्माण में क्या होता है, सड़क बनता है, मान लीजिए किसी प्रकार से छड़ का निर्माण होता है, कंक्रीट का डिमांड होता है, सीमेंट का डिमांड होता है। यह क्या करता है, फिर अनस्किल जो होते हैं अकुशल रोजगार को बढ़ाता है। तो आपको याद है, फिर अकुशल रोजगार के पास आएगा तो खाद्य मूल्यों में क्या होगा, निवेश किया जाएगा, खाद्य आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से फिर निवेश आपको बढ़ेगा। तो हर जगह यहाँ पर कुशल निवेशक आपको देखने को मिलेगा, लाभ उसको मिलेगा, कुशल जो श्रमिक होंगे उसको, या अकुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से आपको यह लाभ दिया जाता है। इसलिए अवसंरचना निर्माण किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की राशि जितनी बड़ी होगी, उस देश में विकसित होने के बेहतर आयाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए सभी देश इंफ्रास्ट्रक्चर में, दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की बात करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अतिरिक्त देखिएगा कुछ बातों को लेकर ध्यान रखिएगा। 2023-24 में सड़क परिवहन राजमार्ग विस्तार में पूंजीगत जो खर्च 3 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। ये सब आंकड़े हैं, इसे देखिएगा, आंकड़ों का उपयोग कर लिएगा। बाकी जो कहानी था मैंने आप लोग को बता रखा, अभी जस्ट आपको स्लाइड में बताया, उसे ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत स्विट्जरलैंड के जलवायु परिवर्तन में दोषी ठहरा। एक यूरोप की सर्वोच्च मानवाधिकार अदालत महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि स्विट्जरलैंड जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस के लक्ष्यों को पूरा करने के कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। आप लोग को सतत विकास का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, सतत विकास का कॉन्सेप्ट। देखिए बात यहाँ 2 चीज़ों से याद रखिएगा। जब हम आधुनिक मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो उसके साथ मौलिक कर्तव्य भी आपके साथ चलते हैं, कर्तव्य साथ में चलते हैं। जैसे रूस का कॉन्सेप्ट है ना, रूस देश में कॉन्सेप्ट है, पर भारत में क्या है, भारत में यह दोनों अलग अलग अवधारणा है। तो
तो ध्यान आपको यह रखना है, जब भी आप बात करेंगे मौलिक अधिकार, तब कर्तव्यों की बात आपके साथ चलनी चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों को शुरू से बताते आ रहा हूँ कि देखिए संविधानवाद क्या कहता है कि हम उन आयामों को भी देखें जो हमारे संविधान में वर्णन नहीं है ना। संविधानवाद यही कहता है ना, सिंपल सा संदर्भ में अगर हम बात करें तो यही देखिए, इस निर्णय से दर्शाता है कि मानवाधिकार केवल यह नहीं है, व्यक्तियों का मौलिक अधिकार के संदर्भ में नहीं बात कर रहा है, उसके कर्तव्य को भी चिन्हित कर रहा है कि कोई देश आपको कर्तव्य बताता है कि आपके अधिकार, देखिए किसी देश के अपने अधिकार होते हैं ना, वो उसके अधिकार की बात कर सकता है, पर उसका प्राथमिक और सामाजिक कर्तव्य क्या है कि जो समस्या उत्पन्न हो उसका समाधान ढूंढ के निकाले। अगर उसमें विफल होगा तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं, क्लियर है, इसको याद रखना है ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकें। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करें, पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जलवायु परिवर्तन पर फैसला सुनाया। याद है जब COP26 हुआ था, COP26 जिसमें 5 तत्व भारत के द्वारा दिए गए थे, तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था, याद है? अगर पुराने स्टूडेंट हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। 5 तत्व जब भारत के द्वारा दिया गया था तो मैंने एक बात कही थी कि देश को है ना, देश को केवल साधन नहीं समझना चाहिए, साधन नहीं समझना चाहिए, उसे साध्य बनना होगा। कहने का अर्थ यह था उस दिन मेरा कि आप है ना, जब तक नज़ीर पेश करने वाले दंड का प्रावधान नहीं कीजिएगा, तब तक कोई देश उससे बाहर चीज़ों को नहीं कर पाएगा। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या भारत हो या इस प्रकार कोई भी देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई भी देश नज़ीर पेश करने वाला दंड का प्रावधान नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन किसी बड़े लोगों की समस्या नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी बड़े लोगों की समस्या। अगर एलन मस्क जो विश्व के सबसे बड़े अमीर आदमी है, भारत के जो मुकेश अंबानी है सबसे बड़े आदमी हैं, या इसी प्रकार से और भी लोग बड़े आदमी हैं, अगर उनको जलवायु परिवर्तन से अधिक समस्या होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपना क्रिएट कर सकते हैं और संरचना निर्माण कर सकते हैं अपने इस समस्या से बचने के लिए। अधिक से अधिक होगा दूसरा गोला ढूंढ सकते हैं, जैसा कि एलन मस्क के द्वारा यह अवधारणा दी गई है, वो दूसरा गोला ढूंढ रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, जब यह समस्या अधिक होगी तो यह आम जनता पर यह ज़्यादा शोषित होगा, वही ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यह अधिकार है कि आम जनता को जो संपूर्ण संसाधन का जो अंश मात्र उपयोग कर रहा है, उसके लिए आपको नज़ीर पेश करने वाले प्रावधान लागू करने होंगे, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं इसका दुरुपयोग नहीं कर पाए। देखिए सभी को बढ़ने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, मैं इस चीज़ का क्या कहता बढ़ने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, पर इसका मैं समर्थन करता हूँ, पर यह किसी हद तक, उस हद के कीमत पर नहीं जहाँ संपूर्ण का क्या नाश हो। मैं कभी भी इस चीज़ की बात नहीं करता हूँ, बात करता हूँ क्या कि आपको क्या होना चाहिए कि आपको जवाबदेही तय करने होंगे। आपको समस्या क्रिएट किया गया आप लोगों के द्वारा, तो उसका समाधान ढूंढिए, न कि आप केवल उस तरीके से आप केवल अपना सभी COP सम्मेलन में क्या करते हैं, सभी लोग अपना देश अपनी बातें कह के निकल जाता है, पर दोहन तो किसी देश के द्वारा ही किया गया है ना, सारे राष्ट्रों के द्वारा तो किया नहीं गया। तो जवाबदेही लेनी होगी। इसी का एक पहला मामला देखने को मिला है कि एक विकसित देश को, स्विट्जरलैंड को जवाबदेह ठहराया गया है कि आप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आप अपना विफल रहे, तो आपको क्या हो, मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती कर अपने लोगों को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचाना होगा। अदालत में सीनियर वीमेन फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन से संबंधित 2000 बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा दाखिल मुकदमे में फैसला सुनाया गया। मुकदमे में तर्क दिया गया कि बुजुर्ग महिलाओं को जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर होता है। वृहद महिलाएँ जो बढ़ती गर्मी के कारण उनको अधिक समस्या होती है, तो राज्यों को इसके लिए अपने समाधान ढूंढने होंगे। यूरोपीय जो न्यायालय है, मानवाधिकार न्यायालय, प्रतिक्रियावादी अवधारणा इसी तरह 2 अन्य मामलों को खारिज किया। इसमें याचिका पुर्तगाल युवाओं को दायर किया गया, दूसरी ओर याचिका फ्रांस के मेयर ने दायर किया था।
तो सरकारों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बात करने की मांग की गई। अब है यूरोपीय कन्वेंशन लोगों के लिए जीवन, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन गंभीर बनाने की गारंटी देता है। ये सब बातें हो रही है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ग्रीन हाउस गैस क्या है, हाउस गैस किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सब चीज़ें आपको प्राथमिक तौर पर जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए। रीज़न उसके पीछे कि सर्च कीजिएगा, अधिक सीखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए अमेरिकी पुरस्कार सम्मानित किया गया चंद्रयान, इसरो के चंद्रयान 3 टीम को। तो ध्यान रखिएगा इसरो के टीम जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला। तो जॉन लेक, ध्यान रखिएगा टीम को जॉन एल जैक स्विगट पुरस्कार इसका नाम ही है। तो इसे याद रखिएगा, पीटी फैक्ट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब है इसके बाद बहुत सी चीज़ें दी गई है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। स्पेस फाउंडेशन 1983 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है जो यह दिया गया है स्पेस फाउंडेशन के द्वारा। अब ध्यान रखें वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा, सहयोग आदि प्रदान करता है। यह जो घोषणा की है, स्पेस फाउंडेशन घोषणा की थी कि उसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार के चंद्रयान 3 के मिशन टीम का चयन किया है। यह पुरस्कार दिया गया जाएगा। क्लियर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा चंद्रयान मिशन क्या कौन कौन है। पहले तो आपको मिशन देना है चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, 3 के बारे में सारी क्लासेज कराई गई हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर आने चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे। कुछ सपोर्ट कीजिए आप लोग आंसर देने से, ताकि आप इसका लाभ ले सके। कुछ चीज़ें आपके भला के लिए कहा जाता है। आयरलैंड के पीएम बने 37 वर्षीय साइमन हैरिस। सबसे पहले मोटिवेशन तौर पर देखिएगा हम 37 वर्ष में क्या कर रहे हैं। बहुत से बच्चों का उम्र 37 वर्ष हो जाता है। इस वर्ष क्या कर रहे हैं, आप का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले यह तय कीजिए। उद्देश्य क्या है, आप किस हद तक काम कर सकते हैं, किस सीमा तक कर सकते हैं, सीमा तक कर सकते हैं। तो आपको तय करना होगा अपनी आयु सीमा में आप किन प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं। तो हैरिस जो है, साइमन हैरिस, इनसे आप सीख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो देखिए किसी मात्र 37 वर्ष की उम्र में किसी देश का प्रधानमंत्री बनना, ये स्वयं एक उपलब्धि देखी जा सकती है ना। जो उनके देखिए यह देश के सबसे कम उम्र के नेता होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ध्यान रखिएगा साइमन हैरिस। तो आपको पीटी फैक्ट में आपको प्रश्न पूछ सकता है हाल ही में सबसे कम उम्र के पीएम कौन बने हैं आयरलैंड के, तो आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। इससे पूर्व वाडरकर देखिए 38 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए वहाँ इतिहास रहा है। इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हैरिस आयरलैंड 3 दलों के गठबंधन सरकार बनाएंगे, ये सब मामला है, पर ये सब चीज़ें बाद में समझिएगा। अब है इसके अतिरिक्त आपको 24 वर्ष के में यह सांसद चुने गए थे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पीटी फैक्ट है, आप इसे जानकारी रखिएगा। अगर आयरलैंड की चर्चा हुई तो इसके अतिरिक्त कुछ बातें होंगी कि जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। देखिए यह आयरलैंड है, तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। तो इसी के साथ साथ एक ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट आता है। इंग्लैंड अगर पूछेगा तो केवल यह रेड कलर का देश है जो इंग्लैंड हम लोग कहते हैं। जब ग्रेट ब्रिटेन हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों देश आता है, और एक उत्तरी आयरलैंड आता है जो आयरलैंड का जो आयरलैंड टापू है उसका ही एक पार्ट है। ध्यान रखिएगा यह दक्षिणी आयरलैंड कहलाता है, यह उत्तरी आयरलैंड कहलाता है। तो यह ध्यान रखिएगा जब हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कभी, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम। यूके एक द्वीप है जो मुख्य भूमि यूरोप का उत्तर पश्चिमी में स्थित है। यह मुख्य भूमि ग्रेट ब्रिटेन जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है, और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग, उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल। इसमें कई छोटे छोटे देश और भी टापू हैं, ध्यान रखिएगा। पर यह महत्वपूर्ण से आपको जानकारी रखनी। अगर हम इसके साथ साथ एक नार्डिक देश का भी कॉन्सेप्ट आता है जिसको आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। जैसे नार्डिक देश कौन कौन से हैं, तो जो भी रिपोर्ट आते हैं, ध्यान रखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आते हैं उसमें नार्डिक देश जो है, नार्डिक देश, उसका नाम हमेशा देखने को मिलता है। जिसमें हम नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, फिनलैंड की बात करें, आपको आइसलैंड की बात करें, है ना। तो यह देश आपको इसमें
देखने को मिल जाता है। तो यह देश आपको ध्यान रखना है, नॉर्डिक देश आपको याद रखनी है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है। क्लियर है? यह उत्तरी यूरोप और जो है उत्तरी अटलांटिक का एक भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें इन देशों का नाम आपको हमेशा देखने को। चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अभी मैंने ही 2 फरवरी के जो अंतरिम बजट आया था उसमें प्रति व्यक्ति आय की बात की थी, याद है? प्रति व्यक्ति आय की। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस देश का है। तो आप लोग से उम्मीद करूँगा ज़रूर आ जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आंसर। चलिए मैं इसी सीरीज़ की बात करता हूँ, लगातार आप लोगों से बना हुआ हूँ। कल आपको 9 तारीख कल आप लोग को इससे संबंधित वीडियो और टेस्ट सीरीज चलाया गया। कल आप लोग को ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, इससे आपको 7 AM में आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन का आप लोग रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ आपको शाम में इवनिंग में इसके वीडियो आपको दे दिए जाएंगे, वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इसका लाभ, एनालिसिस वीडियो आपको इसका लाभ ले सकते हैं और रेगुलर तैयारी कीजिए। आपको सभी चीज़ों पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी पर इसी प्रकार से अल्टरनेट डे पर हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि आपकी तैयारी पीटी के स्तर पर बेहतर हो और मेंस के स्तर पर आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस तो है ही। यह हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का 27 अप्रैल तक का आपको पूरा डाटा दिया गया है। आप उसी के अनुसार ही तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए आज के संपादकीय में क्या है? समाधान की मांग करता है जल संकट। एक वक्त था झीलों की नगरी के विख्यात बेंगलुरु। अभी हाल ही में बेंगलुरु का मुद्दा लगातार देखने को मिला है, जहां पर जल संकट वहां होता हुआ दिख रहा है और आंकड़े भी बहुत क्या कहते हैं, इस प्रकार से आंकड़े आए हैं जिससे है ना भयावह स्थिति को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में भारी किल्लत होगी। वहाँ चलते जो शहर के पारंपरिक रूप से जल संपदा का संपन्न रहा है, उसकी वर्तमान कहानी और समृद्ध अतीत मेल नहीं खाती है। ऐसी बात IIT राजधानी की बात करें, भारत की IIT राजधानी के रूप में स्थापित हुए महानगर अब बुनियादी ज़रूरतों के लिए पानी की आवश्यकता आपूर्ति नहीं हो पा रही। सोच के देखिएगा, यह केवल बेंगलुरु की कहानी नहीं है, बल्कि हैदराबाद की कमोबेश ऐसी हालत है, या अन्य शहरों की हम बात कर लें तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल अगर कोई समस्या आता है तो ध्यान रखिएगा, इसके 2 पक्ष जरूर देखिएगा। एक सरकार के पक्ष और एक समाज के पक्ष। समाज में निवास करने वाले सभी लोगों का क्या कर्तव्य है, कर्तव्य और दायित्व, यह ध्यान रखने के लिए तो हम इस पक्ष की तो बात लगातार करते हैं, इसके सुधार की बात तो लगातार करते हैं, पर इस पक्ष के सुधार की बात कभी नहीं होता है। न इस पर कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, न किसी प्रकार का दंड का प्रावधान लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम भारतीय इतना बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, समझ के देखिएगा। आप जल जीवन मिशन का नाम सुने होंगे, जल जीवन है ना मिशन का नाम सुने होंगे। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य सरकार आपके घर तक जल का प्रावधान कराएगी, पेयजल का प्रावधान कराएगी। तो आपके घर है, मान लीजिए आपके घर के आगे यह एक नल लगा दिया जहाँ से पानी गिर रहा है, तो बहुत से जगह आपको देखने को मिलेगा कि इस नल में है ना टूटी जो लगता है, कहने का मतलब जो उपकरण लगाया जाता है इसको पानी को रोकने के लिए, वो नहीं लगाया जाता इस घर के द्वारा। सरकार लगाएगी तो ही वो लगेगा, नहीं तो वो पानी बहता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा। और देखिए वो लाखों करोड़ों का यह घर बनाया होगा, लाखों करोड़ों का घर बनाए रहता है लोग, उसके आगे आपको देखते हुए लगातार बहता हुआ पानी मिलेगा। इससे तय होता है कि मानसिकता क्या है समाज की। क्या केवल सरकार ही किसी मुद्दे पर जवाबदेह बनेगी या व्यक्ति विशेष भी बनेगा? आपको इसको समझना होगा, समझाना होगा, इस चीज़ को समझिएगा, तो ही जल संकट जैसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। नहीं तो सभी AC रूम में बनाए गए नियम के अनुसार होगा, AC रूम में बनाए गए नियम होंगे, जिसका समाधान हम धरातल पर कभी नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों को। यह मानसिकता अगर बदलाव नहीं आएगा कि समस्या हम किसे हो रही है, आने वाले समय में इस घर के आने वाले जनरेशन को होगा।
और इसी प्रकार जो समूह में घरों का होगा, समाज का होगा, वो आने वाली समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप इस चीज़ को देखिएगा कि निरंतर बढ़ते शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में शहरों की पानी भारी कमी कर दी है। यह एक कारक के तौर पर सामने है। जिससे बढ़ती शहरीकरण ने क्या किया, प्राकृतिक आवासों को कम किया, तो प्राकृतिक पुनःचक्रण कम हुआ। यह भी आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ जंगल हुआ करते थे वहाँ बड़े बड़े शहर के घर के डिब्बे बन गए, जिससे क्या हुआ कि प्राकृतिक अपना पुनःचक्रण नहीं कर पाई, चक्रण नहीं कर पाई, जिससे उसका जो न्यूनतम जो बारिश होता, पानी का जो बारिश होता है उसको फिल्ट्रेट करके पीने योग्य पानी बनाता है प्रकृति, वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद नेचर के एक प्रकाशित शोध में वर्ष 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 93.3 आपको करोड़ लोग क्या पानी की किल्लत से जुड़ रहे, लगभग 93 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब ध्यान रखिए यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच जाएगा। तो आंकड़े और भी बढ़ेंगे, यानी विश्व के करीब आधी आबादी की पानी की कमी समस्या का समाधान आपको करना होगा। करीब अभी 7 अरब के आसपास है विश्व की आबादी, तो करीब वहाँ पर ध्यान रखिएगा। चूँकि शहरीकरण का दायरा, भारत में शहरीकरण का दायरा गति तेजी से बढ़ने से भारतीय शहर भी पानी के घराते संकट के लिहाज से संवेदनशील देखने को मिल रहा है। तो शहरीकरण क्या करता है, जो मैंने बताया आप लोगों को भी। जल संकट चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी करें। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की, जिससे देश के राज्य के जल प्रबंधन के स्तर के रुझान रेखांकित करता है। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2016-17 में जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंक साथ जल प्रबंधन में मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक में तलहटी पर था। तो सोच के देखिए जहां पर बेहतर प्रबंधन नहीं हो रहा, समस्या कहाँ आ रही है। इसी तरह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के तात्कालिक कदम उठाने के संकेत करती है। भारत जल प्रबंधन में क्या होता है कि मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार से विकराल जल संकट आकार ले रहा है, निपटने राज्यों के साथ साथ केंद्र और स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्रों और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलकर एकीकृत होना होगा। जब तक समस्याओं का समाधान ढूंढने में हम सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, सामूहिक दायित्व नहीं लेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। केवल यह राज्य की समस्या है तो केवल राज्य इसको सुलझाए, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे हम और भी विकसित हो रहे हैं, दायित्वों का सीमा और भी वृहद हो रहा है। राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, पर यहाँ तो बात कुछ और ही रहती है। भारत में यहाँ पर जाति पात सभी की समस्याएँ हैं। हमारा वोट, तुम्हारा वोट, हमारी जात, तुम्हारी जात, तुम्हारा कुनबा, मेरा कुनबा जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ चलते हैं, पर हम बात करते हैं बड़े बड़े सुधार की बात करते हैं। इस चीज़ की मौलिक रूप से समझिएगा, यहाँ तो छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी बात, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके आधार पर मैं तू में हो जाता है। अभी मैं किसी राजनेता के बारे में कुछ बोल दूँ तो उसके समर्थक मुझे ही आपको खड़े आड़े हाथ लेना शुरू कर देंगे, हालांकि स्टूडेंट को बेहतर पता है मेरे विचार कैसे होंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा, समस्या का समाधान कहाँ ढूंढना होगा, व्यक्तिगत प्रयासों में सुधार करना होगा, आचरण में सुधार करना होगा, साथ ही साथ सामुदायिक स्तर पर सुधार करना होगा, निजी क्षेत्रों को आना होगा। इसी तरह प्रभावी और टिकाऊ समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति की बात होगी, विविधता की बात होगी, सामाजिक आर्थिक जलवायु परिवर्तन की बात होगी, राज्यों के सरकारी कानूनों नियामकों की बात होगी। इसी तरह हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से सीख ले सकते हैं, जहाँ पर तत्कालिक डाटा और मानसून के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन किया जाता है। तो यह चीज़ें आपको सीखनी होगी कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, जल अधिकारों का, उसके व्यापार का, राष्ट्रव्यापी ढांचा का, कैसे हम ब्लॉकचेन तकनीक की मदद ले सकते हैं जिससे प्रभावी जल प्रबंधन को पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। राज्यों के बीच नदियों के जल जुड़े विवाद को निपटारे के साथ साथ नदी जोड़ो अभियान हम बेहतर कर सकते हैं, जिससे पानी की जो किल्लत है उसको कम किया जा सकता है। कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम होगा। तत्कालीन मोल जो है समझ आए, ताकि इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके, किफ़ायती उपयोग किया जा सके। डिजिटल तकनीक की बड़ी सहायता मिल सकती है। पानी की उपलब्धता, मांग, उपभोक्ता व्यवहार के दरें को निर्धारित कर सकते हैं। दरें अर्थात उससे मूल्य को उछला जाए ताकि उसका वैल्यू बढ़ सके। वैल्यू जब किसी चीज़ के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर आपके कुछ
अंश लगे हुए, पैसे के अंश लगे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है, फ्री की चीज़ें उसको बर्बाद किया जाता है। क्यों नहीं हीरा आपको फ्री में दे दिया जाए, उसके मोल को आप नहीं समझ पाएंगे। पर हीरा के देने के लिए आपको, मान लीजिए आपको इसके बदले कार्बन दे दिया जाए और उसके बदले में आप पे कीजिएगा तो उस कार्बन का मूल्य उस हीरे के मूल्य से अधिक आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट यही है, ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की आवश्यकता होगी। आधार पर उद्योगों को, कृषियों को, घरेलू उपयोग के संरक्षण नीतियों को बेहतर करना होगा और सोचना इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण और क्षमता, रिसाव को हम तत्कालिक जानकारी जुटाए गए डाटा को एआई के माध्यम से हम बेहतर कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, पानी की गुणवत्ता आपूर्ति मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। ये सब बातें इनके द्वारा लेख में की गई है, बहुत बेहतर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। बेंगलुरु के हम रिसाव के अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी बचाया जा सकता है, जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग किया जा सकता है। मैनेज्ड इंक्वायर्ड जो इक्विफर रिचार्ज है जैसी तकनीक को अपनाकर खास तौर पर उन इलाकों में जो सूरत सवारी जा सकती है, बड़े पैमाने पर भूजल जल दहन किया जा रहा है, वहाँ पर हम इस प्रकार के रिचार्ज इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। फिर अतिरिक्त रेन गार्डन्स कुछ लगाकर कुछ विशेष संरचना निर्माण कर बाढ़ की समस्या कुछ हद तक काबू पाया जाए। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसकी क्षमताओं को बेहतर कर सकते हैं ताकि अपशिष्ट जल अधिक से अधिक साफ पानी मिल सके, इस पूरे अभियान का बुनियादी ढांचे बेहतर हो सके। ऐसे ही बातें इसके द्वारा की जा रही है। आंकड़े बोलता है कि 78% शहरी निकाय ऐसी है जिसकी स्थिति पाए गए हैं जिनके पानी के मामले में गवर्नेंस मॉडल सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों में जल प्रबंधन अपने डाटा सूचनाओं को लेकर प्राथमिक स्तर पर क्या है देखने को मिला। ये सब सारे मुद्दे आपको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए, अमृत 2.0 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं। बढ़ती मांग, जलवायु अनिश्चितताओं को निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने की बात करें। कुल मिलाकर यह है कि हम जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन जैसे पहल तो शुरू कर रहे हैं, पर प्रतिबद्धता का स्तर क्या केवल सरकार के स्तर पर ही देखेगा या व्यक्ति विशेष के स्तर पर देखेगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का, तो यहाँ पर राज्यों का प्रदर्शन किस प्रकार से आधुनिक तकनीकी के मामले में पिछड़ा हुआ है या वृहद है, इस मामले को देखने की आवश्यकता होगी। तो यह सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक प्रश्न के तौर पर उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बढ़ता हुआ जल संकट सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से कहीं अधिक है, स्पष्ट करते हुए व्यक्ति, संस्था और सामूहिक दायित्व को रेखांकित करें। तो यह प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर ऐप के निर्धारित पैकेज में आपको भेज देना है। न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज है, उसी ग्रुप में भेजिएगा, इधर उधर मत भेजिएगा, नहीं तो डाटा कलेक्शन करने में दिक्कत हो जाए, तभी कॉपियाँ आप लोग की लेट जाती है। जैसे आपको ऐप का जो है, आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज परचेज किए हैं बच्चे वहीं भेजिएगा। रीज़न उसके पीछे सभी का डाटा मैनेज करना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, इसका उत्तर लिखकर 7 PM से पहले आप इसका उत्तर लिखकर संबंधित ग्रुप में भेज दीजिएगा। कोई समस्या समझने में हो रही तो दिए गए नंबर से बात कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देश में यूनिकॉर्न संख्या क्या हुई, पहली बार घटकर 67 हो गई। तो आंकड़े आए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना है पीटी फैक्ट के नज़रिए से। देखिए, एक जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2024 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर अभी भी कायम है। रैंक तो तीसरा थर्ड है ही,
क्योंकि यूनिकॉर्न का संख्या इस पर 67 के आसपास है। बायजूस यूनिकॉर्न क्लब से बाहर हो गया। अभी हाल ही में जो एडटेक कंपनी, एजुकेशन कंपनी बायजूस, जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, पढ़े होंगे, वो अपने अर्श से फर्श कहते हैं, अर्श से फर्श पर आ चुका है। जहां 30,000 करोड़ की कंपनी लाभ में चलती थी, आज वो जीरो लाभ पर है। तो समझ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को हाईटेक नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से आप समझिएगा, जो डिमांड है उसको केवल सप्लाई करते रहिए, आप यूनिकॉर्न कंपनी बने रहिएगा। पर ध्यान रखिए, वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से अधिक था, जो अब 1 अरब डॉलर से कम हो गया। इस ध्यान रखिए, बायजूस के मूल्यांकन दर्ज गिरावट दुनिया भर के किसी भी स्टार्टअप के वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। जिनका स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होता है, उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी हम लोग बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। और जो इस रिपोर्ट में, हुरून रिपोर्ट में जो कहा गया, जो ये बातें आई सामने, उसमें भारत के प्लेटफॉर्म जो स्विगी है, फूड डिलीवरी स्विगी, और फैंटेसी स्पोर्ट जो है, जिसमें केंद्रीय ड्रीम11 कंपनी है, भारत सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी बताई गई। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, तो इसे ध्यान रखिए पीटी फैक्ट के तौर पर। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लस मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ठीक है ना? आप इसको करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से बात करिएगा, ताकि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके और बेहतर चीज़ों से उभर कर सामने। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।